नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो मैं आज लेकर फिर हाजिर हूँ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हमने इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि हेरिडिटी क्या है, इसके नियम के बारे में हमने डिस्कस किया था। लाइफ कैसे स्टार्ट होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है या हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रोल है लर्निंग में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे इन्वायरमेंट। व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट या वातावरण क्या है? फ्रॉम व्हाट हैज बीन सेड above, it become evidently clear that a child imbibes the qualities and characteristics of his parents and ancestors through the genes at the times of conception. जो पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था उससे पूरी तरह से ये क्लियर होता है कि जो बच्चा है वो अपने माता पिता और उसके जो भी पूर्वज होते हैं उनके गुणों और विशेषताओं को गर्भाधान के समय जीन्स के माध्यम से ग्रहण करता है। मतलब जो भी बच्चा ग्रहण करता है वो माता पिता की विशेषताओं की वजह से वो गर्भाधान के समय जो भी जीन्स होते हैं उसके माध्यम से ग्रहण करता है। Therefore, at the times of conception, whatever qualities and characteristics the child process in the home of his life should be considered as the result of inheritance. इसलिए गर्भाधान के समय अपनी जीवन लीला प्रारंभ होने के साथ साथ जो कुछ भी गुण और विशेषताओं के रूप में बालक के पास होता है वो सब वंशानुक्रम की ही देन समझी जानी चाहिए। मतलब जो भी जब बच्चा जन्म लेता है उसके पास जो भी विशेषताएं होती हैं, जब भी उसकी जीवन लीला स्टार्ट होती है तो जो भी कुछ उसके पास गुण और विशेषताएं होती हैं वो हेरिडिटी की देन समझी जानी चाहिए। With this quality and ability, he start his life business gradually. His capital received as a gift of inheritance immediately after conception start increasing in the mother's womb and the child moved forward on the path of development and growth. इस गुण और योग्यता रूपी जमा पूंजी वो अपने जीवन व्यापार जब भी शुरू करता है धीरे धीरे माँ के गर्भ में ही गर्भाधान के तुरंत बाद ही हेरिडिटी के देन के रूप में मिली इस पूंजी में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। बच्चा विकास और वृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। जब भी बच्चे का जन्म हो जाता है धीरे धीरे क्या करता है वो ग्रो करने लगता है, मतलब लाइफ की तरफ मूव करने लगता है। उसका जो पथ होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इन्वायरमेंट का काम क्या होता है? तो इन्वायरमेंटल फोर्स बिगिन टू प्ले देयर फुल रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट immediately after conception. Keeping the above fact in mind, some of the following definition can be recited to clarify the meaning of environment. मतलब इस वृद्धि और विकास की वातावरण संबंधी जो भी पावर होती है अपनी पूरी तरीके से भूमिका निभाती हैं गर्भाधान के समय के तुरंत बाद। वो अपनी जो भी उनका रोल होता है वो प्ले करना स्टार्ट कर देती हैं। जो भी हमने ऊपर फैक्ट पढ़े हैं उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं वो अ, हो सकती हैं। तो देखते हैं कि वो जो भी परिभाषाएं दी गई हैं वो कौन सी हैं या क्या हैं। तो डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट जो है सबसे पहले बोरिंग और लैंगफील्ड व वेल्ड के अनुसार उन्होंने 1961 में डेफिनेशन दी थी। तो जो डेफिनेशन है, द इन्वायरमेंट इज अ वेरी थिंग दैट फैक्ट द इंडिविजुअल एक्सपेक्ट हिज जीन्स। मतलब जीन्स को छोड़कर अन्य जो भी वस्तु व्यक्ति को प्रभावित करती है उसे वातावरण कहते हैं। मतलब लोग कहते हैं ना कि हमें बहुत सारी पूंजी मिलती है। पूंजी इन द सेंस जो माँ बाप के गुण होते हैं वो विरासत में मिलती है। तो वो चीजें तो विरासत में मिलती है। उसके अलावा जो चीज हमारी लाइफ को या फिर हमारी चीजों को प्रभावित करता है या व्यक्ति को प्रभावित करता है उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वुडवर्थ की है, वुडवर्थ एंड मैरिक्स की है। इन्होंने 1948 में डेफिनेशन दी थी। जो डेफिनेशन है वो है इन्वायरमेंट कवर ऑल द आउटसाइड फैक्टर दैट फोर्स्ड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगिन लाइफ। मतलब जो वातावरण में वह सभी जो तत्व हैं जो बाहरी तत्व होते हैं वे आ जाते हैं जिन्हें व्यक्ति को अपना जीवन प्रारंभ करने के समय से प्रभावित किया जाता है। मतलब जब व्यक्ति का अपना जीवन यापन करना स्टार्ट करता है, जब उसकी जीवन लीला स्टार्ट होती है
उस समय से लेकर जो भी फैक्टर या जो भी तथ्य हैं, आउटसाइड फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं बच्चे की इंडिविजुअलिटी को, बच्चे की लाइफ को, वो इन्वायरमेंट होते हैं। इन्वायरमेंट फोर्सेस मतलब वातावरण संबंधी शक्तियां, तो हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो बच्चे को प्रभावित करते हैं। तो आफ्टर बर्थ द इन्वायरमेंटल फोर्सेस फ्रॉम ऑल अराउंड स्टार्ट अफेक्टिंग हिम। These force can be divided into different types of physical and social और कल्चरल। मतलब जन्म के पश्चात जो चारों ओर से जो वातावरण संबंधी शक्तियां होती हैं उसको प्रभावित करना प्रारंभ कर देती हैं बच्चे को। जो बच्चे के आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या आसपास की जो भी चीजें हैं, पावर है, वो बच्चे की जो भी हम कहते हैं परवरिश, या बच्चे का एक वो होता है, लाइफ स्टार्ट होती है तो उसका जो एक दायरा होता है उसको प्रभावित करना स्टार्ट कर देती हैं। इन शक्तियों को भौतिक और सामाजिक अथवा सांस्कृतिक तो विभिन्न प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। मतलब पहली जो अगर हम बात करें भौतिक शक्ति की, तो वो है फिजिकल फोर्सेस, और दूसरी जो है सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फिजिकल फोर्सेस में क्या क्या चीजें आती हैं या वो किस तरीके से किसी मनुष्य के लाइफ को प्रभावित करती हैं। तो पहला है फिजिकल फोर्सेस यानी कि भौतिक शक्तियां। फूड, वाटर, क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर ऑफ अ हाउस, स्कूल, विलेज और सिटी एंड फिजिकल फैसिलिटीज, ऑल दीज आर कॉल्ड फिजिकल फोर्सेस रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। मतलब जो फिजिकल फोर्सेस हैं, जैसे भोजन हुआ बच्चे का, जल हुआ, जलवायु हुआ, घर, विद्यालय, ग्राम या मतलब गांव हो गए, शहर का वातावरण हो गया, भौतिक सुविधाएं हो गई, ये सभी वातावरण संबंधी भौतिक शक्तियां कहलाती हैं। अभी ये किस तरीके से बच्चे की परवरिश या बच्चे की लाइफ को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो जितना अच्छा भोजन मिलता है बच्चे का हेल्थ उतना अच्छा होता है, जितना शुद्ध जल मिलता है, जलवायु जितना अच्छा मिलता है, बच्चे का एटमॉस्फेयर मिलता है, उतना ज्यादा उसका जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, उस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। जितना अच्छा घर, विद्यालय, ग्राम, शहर जैसा वातावरण मिलता है या जैसी सुविधाएं मिलती हैं, बच्चा वैसा ही बनता है और उसकी लर्निंग भी उसी प्रकार से होती है। दूसरा अगर हम बात करें सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक शक्तियां क्या होती हैं। तो सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस इंक्लूड पेरेंट्स, इसमें जो भी इंक्लूड है फैमिली मेंबर, नेबर्स, फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, टीचर, community and other member of society, means of communication, transport and environment, religious place, clubs, libraries and reading rooms etc। मतलब जो फिजिकल के अलावा जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को या बच्चे की लाइफ को प्रभावित करती हैं, वही माँ बाप परिवार के जो भी सदस्य होते हैं, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, जो भी होते हैं, पड़ोसी, या बच्चे की फ्रेंडशिप का जो सर्कल होता है, मित्रगण और सहपाठी होते हैं, या फिर अध्यापक वर्ग होते हैं, समुदाय तथा समाज के अन्य सदस्य, संचार, यातायात और मनोरंजन के साधन, धार्मिक स्थान, क्लब हो जाएगा, पुस्तकालय तथा रीडिंग रूम हो जाएगा। ये सारी चीजें सामाजिक एवं सांस्कृतिक शक्तियों में सम्मिलित किया जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। अब हम देखते हैं वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक जो महत्व है क्या दोनों में, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो इनके दोनों जो भी विद्वान है, वंशानुक्रमवादी या फिर वातावरणवादी, हेरिडेटरियंस या इन्वायरमेंटलिस्ट जो भी होते हैं, वो क्या मानते हैं, किस तरीके से इन दोनों का रोल मानते हैं। तो सबसे पहले हम वंशानुक्रमवादी का देखते हैं। इनका जो है, ये कट्टरवादी जो वो होते हैं वंशानुक्रमवादी, ये व्यक्तित्व के विकास के लिए वंशानुक्रम को ही सब प्रकार के उत्तरदायी ठहराते हैं। मतलब इनका मानना है कि जो व्यक्ति का विकास होता है उसमें सारा रोल हेरिडिटी का होता है, उसमें कुछ और नहीं होता है, सिर्फ हेरिडिटी की वजह से ही जो भी होता है वो होता है। दूसरी तरफ जो वातावरणवादी है उनका मानना होता है कि व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम
की कोई भी भूमिका नहीं दे, वो भी मतलब अपनी जगह उनका मानना है कि जो भी है बच्चा जो भी सीखता है वो इन्वायरमेंट से सीखता है, हेरिडिटी की कुछ भी देन नहीं है। नेक्स्ट जो है, इसके अनुसार व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य वातावरण संबंधी शक्तियों के कार्य की तुलना लकड़ी की कुर्सी, मेज इत्यादि फर्नीचर पर पॉलिश या रंग करने के कार्य से की जा सकती है। मतलब इनका मानना है कि इनके अनुसार जो व्यक्तित्व के निर्माण में जो एजुकेशन है या फिर जो ट्रेनिंग ले रहे हैं या फिर जो अन्य संबंधी शक्तियां हैं, उनकी जो कार्य की तुलना है वो क्या होता है, वो लकड़ी की मेज बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, पॉलिश या रंग कर सकते हैं। इसके अलावा अ, जिस तरह कोई भी अच्छी पॉलिश या पेंट मेज कुर्सी फर्नीचर में लगी हुई है, आम की लकड़ी से, सागवान से या शीशम की नहीं बना सकते। वो उसे चमकाकर उसकी शोभा या आयु में केवल नाम मात्र की वृद्धि कर सकते हैं। इनका मानना है कि जो भी चीजें होती हैं हम पॉलिश कर लेते हैं फर्नीचर में या फिर उसमें रंग भरते हैं, तो उसमें क्या होता है, नाम मात्र की वृद्धि होती है। उसी तरह अच्छे से वातावरण में भी बच्चे की मूल प्रकृति या विकास क्रम को नहीं बदला जा सकता। इनका मानना है कि जो विकास है वो कुछ भी नहीं बदल सकता, जो भी होता है वो हेरिडिटी की वजह से बनता है। दूसरी तरफ अगर हम वातावरणवादी की बात करें, तो उनका मानना है व्यक्तित्व को अपने माता पिता या पूर्वज से कुछ गुण या विशेषताएं विरासत में मिलती हैं। इस बात को ये केवल कल्पना, इनको इनका मानना है कि इमेजिनेशन है ये, सब एक कहावत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनके अनुसार एक बालक वही बनता है जिसको उसका वातावरण उसे बनाता है। इनका मानना है कि जो कुछ जितना अच्छा मौका मिलता है, जितना अच्छा अवसर मिलता है, उस तरीके से बालक ग्रो करते हैं। तो जो कुछ एक व्यक्ति ने किया है, दूसरा भी अगर उसे समुचित वातावरण और अवसर प्राप्त हो जाए, वही कर सकता है, जिस तरीके का एक्सपोजर मिल जाए। इस तरह से कोई भी बालक आगे जाकर गांधी, लिंकन, शिवाजी या राणा प्रताप बन सकता है। तो वो किसकी वजह से बन सकता है, इन्वायरमेंट की वजह से बन सकता है। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय हेरिडेटरियंस, या फिर एक्सपेरिमेंट दूसरा जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय इन्वायरमेंटलिस्ट। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वंशानुक्रमवादियों द्वारा किए गए प्रयोग क्या हैं, या उन्होंने किन किन चीजों पर प्रयोग किया। तो F.N. फ्रीमैन जो है उन्होंने प्रयोग किया था टाइप्स ऑफ पेयर। इन्होंने देखा था इसमें सम एमएच, आइडेंटिकल ट्विंस, बंधु एमएच, फेरेटर्नल ट्विंस, और थर्ड जो देखा था सगे भाई बहन, सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर। फोर्थ जो है चचेरे भाई बहन, कजिन्स, ब्रदर सिस्टर्स। और इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी निकाला था 19, 60, 50 और 25। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। दूसरे कुछ प्रयोगों में विशेष परिवारों के अध्ययन को लक्ष्य बनाया गया। इनमें दो परिवारों का अध्ययन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, मतलब दो परिवार का जो उल्लेख है उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो पहला है कैलिकॉक परिवार का अध्ययन। पहला जो कैलिकॉक परिवार फैमिली स्टडी है, उसमें इन्होंने गोडार्ड साहब ने किया था। मार्टिन कैलिकॉक एक सैनिक था जिसकी दो शादियां की थी। उसकी पहली जो पत्नी थी वो मंदबुद्धि थी और कैरेक्टरलेस थी। इसी पत्नी से चले वंश के 480 वंशज में से केवल 46 व्यक्ति ही सामान्य और सच्चरित्र निकले थे। शेष वैश्या, वैश्यागामी, शराबी, मंदबुद्धि, रोगी, कामी, अपराधी, अवैध संतान के रूप में पाए गए थे। मतलब इसमें क्या एक मार्टिन कैलिकॉक नाम के एक सैनिक थे, इसमें जो अध्ययन किया था उनकी दो शादी हुई थी। तो पहली जो शादी हुई थी वो मंदबुद्धि और कैरेक्टरलेस लड़की से हुई थी। तो उसमें जो वंशज हुए थे वो 480 थे। उनमें से केवल जो 46 व्यक्ति ही थे वो सामान्य थे, बाकी और जो थे वो उन्हीं के रूप में वैश्या, वैश्यागामी, शराबी, मंदबुद्धि, रोगी, कामी, अपराधी, अवैध संतान के रूप में पाए गए थे। दूसरा, पत्नी सामान्य बुद्धि की सचरित्र स्त्री थी। तो इससे चले वंश में 496 वंशजों में से 5 ही व्यक्ति ऐसे थे जिनमें कोई दोष था। शेष सभी सज्जन और प्रतिष्ठित व्यक्ति पाए गए थे। तो
इसमें ये होता है कि जो हेरिडिटी है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। जो भी पेरेंट्स के गुण होते हैं जीन्स में, वो हमेशा पीढ़ियों को मिलते हैं। दूसरी जो स्टडी थी, ज्यूक फैमिली स्टडी। ज्यूक फैमिली स्टडी में डगडेल साहब ने इसको किया था। इसमें ज्यूक एक चरित्रहीन मछुआरा था। दुर्भाग्यवश पत्नी भी दुराचारणी मिली थी। इन दोनों से चले वंश के 1200 वंशजों का अध्ययन करने के बाद देखा गया, उनमें सचरित्र और सज्जन व्यक्ति तो गिने चुने ही थे। अधिकतर जो संख्या थी वो कैरेक्टरलेस, रोगी या अपराधी व्यक्तियों की ही थी। तो इससे ये पता चलता है कि माता पिता के जो भी गुण हैं वो बच्चों में मिलते हैं। नेक्स्ट जो है समयमज आइडेंटिकल ट्विंस को लेकर भी बहुत अध्ययन किया गया। इनमें से स्वेसिंगर महोदय द्वारा किया गया अध्ययन बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने 10 आइडेंटिकल ट्विंस को अपने अध्ययन का विषय बनाया। प्रत्येक जोड़े के एक बच्चे को एक तरह से तथा दूसरे को दूसरे तरह के वातावरण में पाला गया। बड़े होने पर जो भी जोड़े थे इनमें दोनों बच्चों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया और ये देखा गया कि 6 बच्चों में ये देखा गया कि जो उनकी बुद्धि लब्धि थी उनमें से कोई अंतर नहीं था। 2 जोड़ों के बच्चों की बुद्धि लब्धि में 12 का अंतर था, शेष में 15 या 17 का। इन आंकड़ों से उनसे ये परिणाम निकाला कि बुद्धि और अन्य व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का निश्चित करने में वंशानुक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब उसमें ये देखा गया है कि जो इसमें रोल होता है हेरिडिटी का वो बहुत ही ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय इन्वायरमेंटलिस्ट। अब जो वातावरणवादी थे उनके द्वारा जो प्रयोग किए गए थे उसमें क्या किया गया था, तो न्यूमैन, फ्रीमैन और हॉलजिंगर ने 1937 ईस्वी में आइडेंटिकल ट्विंस के 10 जोड़ों को अपने अध्ययन का विषय बनाया था। इन्होंने जो अध्ययन किया था 10 ट्विंस के जोड़ों पर किया गया था। इन जुड़वा बच्चों में से जिनको एक साथ पाला गया था उनके बड़े होने पर उनकी बुद्धि लब्धि में विशेष अंतर देखने को नहीं मिला, जबकि अलग अलग वातावरण में पलने वाले जुड़वा बच्चों में बुद्धि लब्धि में पर्याप्त अंतर देखने को मिला। इस आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि इन्वायरमेंट व्यक्ति के संबंधी गुणों और विशेषताओं के लिए बहुत कुछ उत्तरदायी है। मतलब इनका ये मानना था कि जो इन्वायरमेंट है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ में। तो इनका मतलब जैसे इन्होंने जो वो किया था, इन्होंने जो स्टडी की थी 1937 में आइडेंटिकल ट्विंस में की थी, तो 10 जोड़ों को इन्होंने अपने अध्ययन का विषय बनाया था, जिसमें कुछ बच्चों को एक साथ पाला गया था और कुछ को अलग अलग पाला गया। तो दोनों की बुद्धि लब्धि देखी गई थी। जिनको एक साथ पाला था उनमें कोई अंतर नहीं था, बट जिनको अलग पाला गया था उनकी बुद्धि लब्धि में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिला था। भी है जो मतलब एक ऐसा बच्चा था, रामू था, जिसे भेड़िया बालक कहा जाता है। जब वो बहुत छोटा था तो उसे एक मतलब जो फीमेल भेड़िया था वो उठा ले गया था उसकी। वो हमेशा क्या उसने भेड़ियों के बीच में ही रहा था वो बच्चा। उसके हाथ वो हमेशा जैसे दो हाथ और दो पैरों पे चलता था, मतलब जैसे अदर एनिमल चलते हैं वो इस तरीके से चलता था। बोलने पर उन्हीं के अगर कोई उनसे बोलता था तो उन्हीं की तरह गुर्राता था। खाने पीने की जो भी आदतें थी वो भी हमेशा भेड़ियों की तरह थी। इसी तरह मतलब और भी थी, अमला कमला कोई भेड़िया थी, उनके साथ भी ये घटनाएं घटित हुई थी। उन्हें 1920 ईस्वी में बंगाल के जंगलों में भेड़ियों की मांग से पकड़ा गया था। इस समय उन लड़कियों की आयु और उनके लापता होने के हिसाब से 2 वर्ष और 9 वर्ष की थी। उनका चलना बोलना आदतें या जो भी स्वभाव था वो हमेशा भेड़ियों जैसा था। तो इसीलिए मानते कि जो इन्वायरमेंट है वो उसका बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चे की विकास पे, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। तो दोनों अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं लर्निंग को। तो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे इस वीडियो के जरिए ज़रूर बताएं। मैं उस कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।